नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश की राजनीति एक बड़े ही अजीब से मोड़ पर खड़ी है। 2024 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो बड़ा स्पष्ट दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी टर्म मिलने वाली है और बड़ी जीत होने वाली है। ये भी लोगों को उम्मीद थी कि 2019 से बड़ी जीत होगी। ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत भी नहीं मिला, 240 सीट पर रुक गई। और विपक्ष को यानी कांग्रेस पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, उसकी सीटें 53 से बढ़कर 99 हो गई। तो इसको मतदाता का एक संदेश माना गया, माना भी जाना चाहिए। जनतंत्र में, संसदीय जनतंत्र में मतदाता का जो जनादेश है उसी को एक दिशा निर्देश मानकर राजनीतिक दलों को, नेताओं को काम करना चाहिए। तो निर्देश क्या था? भारतीय जनता पार्टी के लिए निर्देश था कि आपको सत्ता से बाहर नहीं कर रहे हैं, सत्ता आपको फिर से सौंप रहे हैं, लेकिन आपको मिलजुल कर चलना पड़ेगा, अकेले नहीं चलेंगे। तो गठबंधन की राजनीति की एक चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने मतदाता ने रख दी और उनके ज़्यादातर विरोधियों का मानना था कि नरेंद्र मोदी गठबंधन की राजनीति नहीं चला सकते। गठबंधन की राजनीति चलाने का अगर चलन आप कहें सफल ढंग से शुरू हुआ तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय। जरूर 98 में जो सरकार बनी, 99 में एक वोट से गिर गई, लेकिन आप देखिए कि उस सरकार ने नैतिकता का एक मानदंड स्थापित किया। एक वोट से सरकार गिर गई लेकिन सांसदों की खरीद फरोख्त नहीं किया। 1996 में जब 13 दिन की सरकार बनी थी, तब जो संसद में अपना भाषण देते हुए, एक तरह से विदाई भाषण देते हुए अटल जी ने कहा था, उसको चरितार्थ करके दिखाया 1999 में। उन्होंने कहा कि बड़ी चर्चा हो रही है कि समर्थन जुटाने के लिए हम खरीद फरोख्त कर सकते हैं, गलत तरीके से जो है, अनैतिक तरीके से समर्थन ले सकते हैं। उन्होंने कहा ऐसी सत्ता जो खरीद फरोख्त से आए उसको मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा। तो उस समय लग रहा था कि वो हाई मॉरल ग्राउंड ले रहे हैं, समर्थन मिल नहीं रहा है, मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन 99 में एक वोट मैनेज करना उस सरकार के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। और इसका उदाहरण हम इससे पहले देख चुके हैं कि नरसिम्हा राव के समय 93 में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांड हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरे कुछ सांसदों को खरीद कर नरसिम्हा राव ने अपना बहुमत साबित किया था। उसके बाद भी देखा 2008 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और न्यूक्लियर डील पर लेफ्ट पार्टीज ने समर्थन विड्रॉ कर लिया, तब फिर से सांसदों की खरीद फरोख्त करके सरकार बचाई गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा अनैतिकता का कोई उदाहरण पेश नहीं किया। तो गठबंधन की सरकार में एक सबसे बड़ी शर्त, अघोषित शर्त होती है कि आप ईमानदारी से गठबंधन के साथी दलों को साथ लेकर चलें। अटल जी की जो सरकार थी उसमें बीजेपी की संख्या कम थी, सिर्फ 182 सीटें थीं। तो ऐसे में उनको गठबंधन के साथियों को ज़्यादा दबाव झेलना पड़ा और उनको माना जाता था कि अजातशत्रु हैं, उनका कोई विरोधी नहीं है, इसलिए उनको गठबंधन की सरकार चलाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और भाजपा के बारे में कहा भी जाता था कि भाजपा की अगर कभी सरकार बनेगी, गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने का उसको मौका मिलेगा, तो उसके प्रधानमंत्री सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी हो सकते हैं। आडवाणी जी को उस समय एक जो है हार्डलाइनर के रूप में देखा जाता था। माना जाता था कि बाकी जो दल हैं, सहयोगी दल, जो संभावित सहयोगी दल हैं, वो आडवाणी जी के नाम पर सहमत नहीं होंगे। यही छवि जो आडवाणी जी की थी वो 2014 में बनाई गई नरेंद्र मोदी की, कि बीजेपी को तो अपने दम पर बहुमत मिलेगा नहीं, ये सब लोग मानकर चल रहे थे। बीजेपी में भी बहुत से लोग मानकर चल रहे थे। तो गठबंधन की सरकार बनेगी तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मतदाताओं ने भी ये मोदी के पूरे पॉलिटिकल करियर में देखा कि उन्होंने कभी गठबंधन की सरकार चलाई ही नहीं और उनके विरोधी इस बात से बहुत खुश थे। हर चुनाव में 14 में, 19 में उनको उम्मीद थी कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा बीजेपी को और गठबंधन की सरकार बन ही नहीं पाएगी पहले तो मोदी के नेतृत्व में, और बन गई तो चल नहीं पाएगी, क्योंकि मोदी को अकेले
बहुमत के आधार पर सरकार चलाने का अनुभव है। 13 साल मुख्यमंत्री के रूप में और उसके बाद 24 की बात पर आ जाए तो 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। तो पहली अपेक्षा जो थी उनके विरोधियों की कि वो गठबंधन बना नहीं पाएंगे या चला नहीं पाएंगे। मोदी ने गठबंधन बनाया भी और चला भी रहे और 6 महीने में पूरे देश का राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया। ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए हैं। अब वो जिस तरह से काम कर रहे थे, उनकी जो कार्यशैली थी, उस सब में बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन विपक्ष को पहला झटका इसी बात से लगा कि गठबंधन ऐसा बना कि ऐसा लगा कि पहले से जैसे सांचे में ढला हुआ गठबंधन हो, जिसमें से एक भी अवयव उसका जो है, तत्व उसका इधर उधर होने की कोई संभावना भी नजर नहीं आई। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने बड़ी कोशिश की, ऑफर दिया चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों को कि उधर से निकल कर आ जाइए तो प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं आपको। दोनों में से कोई टस से मस नहीं हुआ। तो ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नरेंद्र मोदी पर लोगों का जो भरोसा है उसका असर था कि गठबंधन के साथी दलों को भी पता है कि नरेंद्र मोदी के अलावा, इस लोकसभा की बात कर रहा हूं, अगर मान लीजिए गैर भाजपा सरकार बनती है तो पहले तो वो बनेगी नहीं, बनेगी तो चलेगी नहीं। इस मामले में जितना वो मुतमईन थे, जितना निश्चिंत थे, उतना ही इस मामले में भी थे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बन जाएगी और वो चलेगी भी। सवाल सिर्फ इतना था कि किस तरह की सरकार चलेगी, जो 10 साल चली उसी तरह से या उससे अलग। कमजोरी दिखेगी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? क्या गठबंधन चलाने में जो दुश्वारियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, समस्याएं आएंगी, उनका सामना कर पाएंगे मोदी? 6 महीने में साबित कर दिया कि वो उसी तरह से चला रहे, मतलब जैसे मछली पानी में होती है उसी तरह से गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो ये जो जनादेश आया 2024 का, उसमें विपक्ष के लिए भी एक निर्देश था कि भाई आप थोड़ा जिम्मेदारी से काम कीजिए, आप विकल्प सुझाइए। केवल आलोचना, केवल निंदा, केवल विरोध जो है, ये राजनीति का आधार नहीं हो सकता और अगर यही रहेगा तो हम आपको सत्ता नहीं सौंप सकते। तो 6 महीने पहले की स्थिति देखिए, आज राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। जो एडवांटेज 4 जून 2024 को विपक्ष को मिला हुआ दिख रहा था, वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, और उसमें भी राहुल गांधी को जो पॉलिटिकल कैपिटल मिली थी 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे से, वो पूरी की पूरी जो है हवा में उड़ गई। अब राहुल गांधी जो है पुनः मुश्कोभव उसी स्थिति में आ गए हैं जहां 4 जून 2024 से पहले थे। अब सवाल यह है कि क्या उनकी नकारात्मक राजनीति की शैली बदलेगी? क्योंकि देखिए, देश में अभी तक, भविष्य का तो हम लोग जानते नहीं, लेकिन अतीत में जो हुआ है, जो भी गठबंधन की सरकार बनी है, सफल हुई है, वो सकारात्मकता के आधार पर, सकारात्मक वोट के आधार पर बनी है। चाहे 98 में अटल जी की सरकार बनी हो, चाहे उससे पहले 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी हो, चाहे 1989 में वीपी सिंह की सरकार बनी हो। देश की सुरक्षा, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों को लेकर सरकारें बनी और जो भी उस समय की विपक्षी पार्टी थी, उसने एक अपना विजन दिखाया कि हम क्या करना चाहते हैं, हम सरकार के खिलाफ हैं तो किन मुद्दों पर है, और अगर हम सत्ता में आए तो हम इस पर कैसे अलग स्टैंड लेंगे, हमारा क्या अलग रुख होगा। कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल से राहुल गांधी ये बता नहीं पाए हैं देश के मतदाता को कि अगर उनको सत्ता सौंप दी जाए तो वो किस तरह से चलेंगे। आज भी उनकी जो राजनीति है 2-3 बातों पर टिकी हुई है। एक, 24 के चुनाव में आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खतरे में है, इसका जो झूठ फैलाया गया, उसका उनको कुछ लाभ मिल गया। वो भी लाभ कुछ राज्यों तक सीमित रहा, पूरे देश में नहीं मिला। तो किन राज्यों में उसका असर हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ और उसके अलावा राजस्थान में कुछ हद तक हुआ। बाकी देश में उसका कोई असर नहीं हुआ। और 4 जून 2024 के बाद जिस तरह की राजनीति चलाना चाहते हैं राहुल गांधी,
ऐसा लगता है कि जैसे पूरे देश में उनके इस मुद्दे को सफलता मिली। संविधान संकट में है, संविधान बचाना है, इस मुद्दे को उन्होंने अभी छोड़ा नहीं है। उनको जनता का जो जनादेश है उसका निर्देश अभी तक समझ में नहीं आया है। दूसरा मुद्दा उनके पास बहुत ही नकारात्मक मुद्दा है कि समाज को, देश को जातियों में बांटो। जो ये जातिगत गणना की बात हो रही है, मांग कर रहे हैं वो, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है। नहीं तो राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि देश में अब तक आज़ादी के बाद से 7 बार जो है जनगणना हो चुकी है, और 7 बार में 6 बार जब जनगणना हुई तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 1951, 1961 ये 2 जनगणना हुई तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 1971 और 1981 जब जनगणना हुई तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 1991 की जनगणना हुई तो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और उसके बाद 2001 की जो जनगणना हुई उसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, लेकिन 2011 की जो जनगणना हुई उसमें फिर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो बताएं, 7 में से 6 जनगणना कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सरकार के दौरान हुई, उसमें क्यों नहीं जातियों की गणना की गई? एक बात, अंग्रेजों ने ये परंपरा शुरू की थी जातियों की गिनती की, उसको भारत की स्वतंत्र सरकार ने जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी थी उसने क्यों नहीं अपनाया, उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया? तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने आंख बंद करके बिना कुछ सोचे ये फैसला किया कि ये नहीं करेंगे। उसका तर्क उन्होंने ढूंढा होगा, कुछ तो उसमें खामी नजर आई होगी। अंग्रेज जब कर रहे थे उनका उद्देश्य तो था ही कि बांटो और राज करो, तो वो भारतीय समाज को बांटना चाहते थे। पहले हिंदू मुसलमान में बांटा, फिर जो है उसके बाद जातियों में बांटा। ये जो जाति की गणना शुरू कराई गई ये इसी मकसद से हुई थी, और इसी को रोकने के लिए 1951 में जातियों की गिनती नहीं की गई। अब राहुल गांधी कराना चाहते हैं, उनके पास दरअसल इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो नकारात्मकता जो है वो उनका गहना बन गया है। उनको लगता है, वो आप किसी भी मुद्दे को उठाकर देखिए, आप मोदी के आने के बाद से जितने उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो राफेल का मुद्दा उठाया हो, चाहे उन्होंने पेगासस का मुद्दा उठाया हो, चाहे अडानी का मुद्दा उठाया हो, जो भी मुद्दे वो उठाते हैं वो नकारात्मक मुद्दे होते हैं। विरोध एक बात होती है, आप सरकार का विरोध करें, सरकार की नीतियों का विरोध करें, सरकार की नीतियों के जो परिणाम हो रहे हैं उनका विरोध करें, ये अलग मुद्दा है। लेकिन आपके मन में सिर्फ नकारात्मकता हो, नेगेटिविटी हो, इसको लोग पसंद नहीं करते। 2 चीज़ें इस देश का मतदाता पसंद नहीं करता, एक है अति अहंकार और दूसरा है एक्सट्रीम नेगेटिविटी। ये दोनों चीज़ें उसे पसंद नहीं आती है, और ये बार बार वो संदेश देता है राजनेताओं को, पार्टियों को, कि आप इनसे बचने की कोशिश करें। सबसे पहले वो सजा देता है अहंकारियों को, उसके बाद जो नकारात्मकता फैलाते हैं उनको। उसी की सजा कांग्रेस पार्टी भुगत रही है, और आज ये पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। 1984 के बाद से लगातार भुगत रही है। 1984 के बाद से हालांकि कांग्रेस पार्टी 15 साल के लिए सत्ता में आई, 5 साल नरसिम्हा राव के, 10 साल मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी के, लेकिन बहुमत से बहुत दूर रही। आज तक कांग्रेस पार्टी बहुमत के आसपास नहीं पहुंच पाई। मैं पहले भी ये आंकड़ा बता चुका हूं कि उसको 200 का आंकड़ा उसने इन 40 सालों में 2 बार पार किया है। एक राजीव गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति, जो सेकेंड और थर्ड फेज का चुनाव हुआ उसमें मिली, जो उसके कारण सीटें बढ़ गई तो 242 तक पहुंच गई थी। दूसरा 2009 में मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में जब 206 सीटें मिली थी। उसके अलावा 40 साल में 200 के नीचे ही रही कांग्रेस, और 2014 में तो वो 42 सीट पर पहुंच गई थी, अब 99 पर पहुंची है। लेकिन जिस तरह की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, 2025 में 2 राज्यों में चुनाव हैं, आपको मालूम है, दिल्ली और बिहार में। दोनों जगह इस राजनीति के चलते उनकी पार्टी का कुछ नहीं होने वाला है। दिल्ली में पार्टी को
खड़ा करने की जितनी भी कोशिश कर लें वो सफल होती हुई नहीं दिख रही है। बिहार में जो है वो आरजेडी के भरोसे है। तो ये राहुल गांधी जब तक अपना ये राजनीतिक रवैया जो नेगेटिविटी से भरा हुआ है उसको नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये बात अभी तक कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आई है। जो बात शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कही है, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की बेटी जो राष्ट्रपति रह चुके हैं अपने देश के, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कही है कि कांग्रेस को ट्रोल्स से की मदद लेने की बजाय आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ कमज़ोरी है, उसको ठीक करने की। लेकिन राहुल गांधी का अहंकार उनको कमज़ोरी पार्टी की और उनके नेतृत्व की देखने ही नहीं देता। उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है, मेरे खिलाफ लोग हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो अपने को जब व्यक्ति ज़्यादा महत्व देने लगता है तो फिर उसकी दृष्टि जो है वो बड़ी धूमिल और कमज़ोर हो जाती है। वही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के साथ हो रहा है और ये तब तक होता रहेगा जब तक राहुल गांधी अपनी राजनीति की शैली नहीं बदलेंगे। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।